algebraic expressions। तो अभी तक ये आपके लिए आई थिंक नया टॉपिक होगा, आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा होगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। होप आप अकेले बैठे होंगे तो आवाज आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होगी। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है, ये कैसे दिखती है, इनमें होता क्या है और इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। बस यही मेन चीजें हम आज स्टार्ट करेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारी कैसी दिखती है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है कांस्टेंट एंड द सेकंड वन दैट इज वेरिएबल। सो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और इनको हम पहचानते कैसे हैं? सो यहाँ पे आप जो कांस्टेंट को देखोगे, कांस्टेंट के नाम से ही पता चलता है कि ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं हो पाता है, इसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है। सो कांस्टेंट के केस में मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो भी न्यूमरल्स हैं, हमारे पास न्यूमरल्स टोटल में 10 है, दैट आर फ्रॉम 0 to 9, और सारे जो बड़े बड़े नंबर्स है इन्हीं नंबर से बन जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है क्योंकि मेरे पास 1 है, ये 1 ही रहेगा, 2 है, दैट इज ऑलवेज 2, 3 दैट इज ऑलवेज 3। इनका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये इनका वैल्यू यही रहेगा, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज कांस्टेंट्स। ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करना चाहूंगा। सपोज हमारे पास है अल्फाबेट्स है, सपोज हमारे पास अल्फाबेट्स है 26 लेटर्स है, यू ऑलरेडी नो दैट, फ्रॉम ए टू जेड। इनका जो वैल्यू है वो चेंज होता जाता है, कैसे वो अब यहाँ पे देख लीजिए। देखिए मैं ऐसा करूंगा, सपोज जो हमारा अभी तक कहीं पे कोई एक्सप्रेशन होती थी, सपोज हमारा ऐसे होता था, सपोज a+2 = 4, कोई इक्वेशन मिली होती है, कहीं पे ऐसे होता है a+1 = 6। ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अगर यहां से मैं a का वैल्यू निकालना चाहूं, दैट विल बी 4 + 2, यहां से शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बिकम -2। सो यहाँ पे a का वैल्यू निकलेगा 2। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे a will be equal to 6 plus 1 शिफ्ट होगा, that will be -1, a will be equal to 5. So obviously here value of a is 2, but here it changes, it is 5. So मैं कह सकता हूं जो a है, a मेरे पास कांस्टेंट नहीं रहा, इसका वैल्यू चेंज होता गया। That is why I called this alphabet as variable. It varies, its value varies. So अगर एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, सपोज मेरे पास है 10 रुपीज, इंडियन डिनोमिनेशन के 10 रुपीज। अब मैं करूंगा काम, अब मैं जा रहा हूं किसी फॉरेन कंट्री में, सपोज आई एम गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री। सो क्या 10 रुपीज का वैल्यू मेरा वही रहेगा? सो नो सर। अगर मैं उस डिनोमिनेशन को फॉरेन में चेंज करूं, वहां पे यूज करना चाहूं, ऑब्वियसली या तो उसका वैल्यू इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अगर सपोज मैं अमेरिका जाऊं जहां की डॉलर की रेट ऑलमोस्ट 75 के आसपास है, सो यहाँ के 75 रुपीज को मुझे वहां का $1 मिलेगा। सो ऑब्वियसली मेरी जो करेंसी है उसका वैल्यू चेंज हो गया वहां पे। सो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे पास यहाँ पे 10 रुपए के है, ये वहां जाके एक वेरिएबल बन गया, इसका वैल्यू चेंज हो गया। फिर अगर मैं जापान जाऊं, इसका दूसरा वैल्यू बन जाएगा। फिर अगर मैं चाइना जाऊं, इसका दूसरा वैल्यू बन जाएगा। फिर अगर मैं किसी और कंट्री में जाऊं, इसका वैल्यू बदलता जाएगा। कहीं पे मेरे 10 रुपए का ज्यादा वैल्यू बनेगा, कहीं पे मेरे 10 रुपीज का कम वैल्यू बनेगा। एट लास्ट मैं इतना कह सकता हूं कि मेरे जो 10 रुपए है उनका वैल्यू चेंज होता गया जब मैंने एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल कर दिया। लेकिन अब अगर मेरे पास सपोज 1 kg, सपोज 1 kg ऑफ, सपोज कोई वेजिटेबल है या फ्रूट या एप्पल है, 1 kg एप्पल्स, तो 1 kg एप्पल मेरा अमेरिका में ये वहां पे भी 1 kg एप्पल ही रहेगा, ये चाइना में भी 1 kg एप्पल ही रहेगा, ये यूरोप में भी 1 kg एप्पल ही रहेगा। सो मैं इतना कह सकता हूं कि जो मेरे पास इस एप्पल का वेट था वो चेंज नहीं हो गया, ये फिक्स रह गया ऑल ओवर द वर्ल्ड।
सो इतना मैं कह सकता हूं कि जो वेट है इस इन एप्पल्स का, मैं कह सकता हूं ये कांस्टेंट रहेगा, ये बदला नहीं। सो जहां पे वैल्यू बदल जाएगा उनको कहेंगे वेरिएबल्स, और जहां पे वैल्यू नहीं बदलेगा उनको कहेंगे कांस्टेंट्स। सो मैं कांस्टेंट्स को यहाँ पे सी से लिख लेता हूं और वेरिएबल्स को वी से। पहली चीज आपने ये समझी कि आपके पास जो कांस्टेंट्स है इनका जो वैल्यू होता है, इनका जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता है। अलबत्ता जो वेरिएबल्स है इनका जो वैल्यू होता है वो टाइम बीइंग चेंज होता जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो कॉन्स्टेंट्स है ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं फ्रॉम 0 to 9, जिसमें आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और जो मेरे पास वेरिएबल्स है ये अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z दैट आर 26 इन नंबर, उनसे रिप्रेजेंट होते हैं। ये हो गया इनका मेन चीज। लेकिन हमारा यहाँ पे टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं इन कॉन्स्टेंट्स को इन वेरिएबल्स के साथ मिक्स करूंगा, इन कॉन्स्टेंट्स को वेरिएबल्स के साथ मिक्स करूंगा। कैसे करूंगा वो आप देख लीजिए। देखिए मेरे पास यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे मेरे पास सीमेंट है। सो इन दोनों को मुझे मिक्स करना है, मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, इन दोनों को मिक्स करना है। तो इनको मिलाने के लिए क्या मैं वाटर का इस्तेमाल करूं या मिल्क का? Sir, water. ऑब्वियसली आई विल हियर यूज वाटर, बट अगर मैं मिल्क यूज करूंगा, मिल्क में भी बराबर स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी, बट इट इज नॉट फीजिबल टू यूज दिस मिल्क। बट मैं यहाँ पे वाटर यूज करूंगा इनको जोड़ने के लिए। तो मेरे पास ऐसे ही अगर मैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को जोड़ूं, उनको जोड़ने के लिए मुझे भी यहाँ पे किसी चीज, किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो वो कैटलिस्ट हम देखते हैं वो क्या है यहाँ पे, जिनसे मैं इनको जोड़ सकता हूँ। क्योंकि डायरेक्टली दो चीजों को जोड़ना इट इज नॉट पॉसिबल। या तो अगर मुझे सपोज दो लकड़ी के पीसेस हैं उनको मैं नेल से जोड़ सकता हूं। अगर मुझे पेपर को जोड़ना है, आप स्टेपल करते हैं या ग्लू लगाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जिनको जोड़ने के लिए, एक साथ रखने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है। तो अब दो चीजों को मिलाने के लिए हमें जरूरत पड़ सकती है किन चीजों की, वो आपने देख लिया कि अगर हमारे पास होगा पेपर, उसको कैसे जोड़ सकते या कुछ और, उसको कैसे जोड़ सकते। अब लेकिन मेरे पास तो कॉन्स्टेंट्स है, नंबर्स हैं, और मेरे पास वेरिएबल्स हैं। इनको जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं, कुछ कैटलिस्ट्स है जिनको हम बोलते हैं ऑपरेशंस। और ऑपरेशंस आपको पता है, ऑपरेशंस आपके पास मेन ऑपरेशंस है। पहला वाला दैट इज द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये आपके पास ऑपरेशंस हैं जिनको आप यूज करके कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा मेथड, पहली चीज जो हमारे पास थी दैट वाज अबाउट व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरा व्हाट आर वेरिएबल्स, ये भी माशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट थिंग है कि हमें इन कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमारे पास चार ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेन ऑपरेशंस। ब्रैकेट वैकेट का आप अभी छोड़ दीजिए, मेन ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट सपोज लेना चाहूंगा 2, यहां से मैं वेरिएबल x लूंगा, इनको मुझे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मैंने आपको बोला बेटा कोई भी आप ऑपरेशन लीजिए। अगर मैं ऑपरेशन 2 लूंगा, ऑपरेशन में एडिशन लूंगा, सो ये बन गई मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वही बोलेगा सर नहीं मैं लूंगा 4 या मैं लूंगी 4 और यहां से लूंगा, आपने सर x लिया मैं y ले लूंगा, कांस्टेंट लिया, वेरिएबल लिया, ऑपरेशन दे दो बीच में, ये हो गया सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ कोई स्टूडेंट बोलेगा आई विल टेक -5 एंड आई विल मल्टीप्लाई इट विद नंबर z। सो कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल आ गया, ऑपरेशन आ गया, तो ये पूरी की पूरी बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक Expression. ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब यहां पे मैं और एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। सपोज अब
एक बच्चा बोलेगा सर आई एम गोइंग टू टेक द नंबर सॉरी वेरिएबल y, another is taking variable y. सपोज, एक मिनट, कोई लिखता जा रहा है, इसको पहले बंद कर देंगे. अरबीना क्लियर व्यूवर. तो सपोज यहाँ पे एक बच्चे ने लिया वेरिएबल x, दूसरे भी ने लिया वेरिएबल y, किसी और ने लिया कांस्टेंट 5. तो अभी तक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है जब तक हम इनको कैटलिस्ट से जोड़ न ले, जब तक हम इनको अपने ऑपरेशन से जोड़ न ले. तो कोई यहाँ पे लगाएगा एडिशन, ऑपरेशन आ गया इनको बीच में, तो यहाँ पे लेगा मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन आ गया. सो ये पूरी जो है पूरी की पूरी चीज बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो अब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए होंगे. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है? ये होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. ठीक है, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स वाया, एक मिनट, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स. ठीक है, तो ये होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, और इनमें हम जो है उनको जोड़ने के लिए ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास 4 है मेन: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. ये हो गया हमारे पास. अब आपको मैं डायरेक्टली ये दे सकता हूं, कोई भी एग्जांपल दे सकता हूं, और आप पहचान सकते हैं क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं. सपोज मेरे पास है, सपोज एग्जांपल 1 2x, example 2 5, example 3 9 minus y, example 4 3. तो डायरेक्टली जब आप कॉम्बिनेशन देखोगे कि आपके पास यहाँ पे देखो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल है, सो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. यहाँ पे खाली कांस्टेंट ही है, वेरिएबल नहीं है, सो मैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कह सकता. यहाँ पे कांस्टेंट भी है एज वेल एज वेरिएबल है, इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यहाँ पे खाली नंबर 3 है, दिस इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ये हो गया हमारे पास मेन चीज पहचानने का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है. ठीक है युतना, यहाँ तक आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बेटा, अब हमारा यहाँ पे, अच्छा ये क्या नाम है उसका, आफरीन बिलाल वो है यहाँ पे मीटिंग में. एक मिनट, आफरीन यस जावेद सर. भी है, सहरिश भी है. आपने क्या रखा है, नाम क्या रखा है आपने? सर हाँ आफरीन बिलाल. बस ठीक है ठीक है बेटा, वेरी आफरीन. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. कर दो म्यूट. तो अब ये हो गया हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल एंड शॉर्ट. अब हमें देखना है चीज टर्म्स, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द टर्म्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बट ध्यान समझो, ध्यान से देखिएगा. सपोज मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखूंगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूंगा, और मुझे देखना है इसमें कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल. सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखना चाहूंगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z. सपोज ये है मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है एज वेल एज वेरिएबल भी है. ठीक है, तो आप देख लीजिए. अब यहाँ पे अगर मैं इन टर्म्स को काउंट करना चाहूं, देखो पहले मैं आपको दिखाऊंगा. अगर मैं देखूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6, कोई कहेगा सर इसमें 6 टर्म्स है. हालांकि उसका कहना सही है, लेकिन हम खाली टर्म्स को डिफरेंशिएट करते हैं तब जब उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन की साइन होगी, उसी टाइम पे हमारी टर्म्स डिफरेंशिएट होती है. देखो कैसे, देखो पहली वाली जो टर्म है इसमें मेरे पास यहाँ पे 2 फिर है साथ में x, यानी यहाँ पे बीच में इनटू 2 इंटू एक्स. अगर इनटू होगा या डिवाइड होगा वो एक ही टर्म कंसिडर होगी. ये गई आख टर्म, ये गई आख. इसके बाद प्लस है, तो मैंने बोला कि टर्म्स जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सेपरेट होती है. दैट मीन्स कि अब इसके बाद ये और एक टर्म है 3 इंटू एक्स. ये 3 अलग नहीं है, y अलग नहीं है. अगर इंटू होगा या डिवाइड होगा वो एक ही टर्म कहलाएगी. ये होगी दूसरी टर्म. एंड 4z या 4z ये हो गई तीसरी टर्म. सो इसमें जो है 1 2 और 3 टर्म्स है. ठीक है, ये आया समझ? Yes, sir.
अब देखो, अब अगर मैं ऐसे लिखूं x y एंड z, ये कितनी टर्म्स हैं? ये एक ही टर्म है। ये कितनी टर्म्स हैं? सर एक टर्म। एक ही टर्म है, क्योंकि मैंने बोला कि जो टर्म्स है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सेपरेट होती है, ना कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड, अब इसमें आ गई 1 2 और 3 टर्म्स। या अगर मैं ऐसे लिखूं x माइनस वाई माइनस जी, अब इसमें 3 टर्म्स आ गई, 1 2 और 3। ठीक है, यस सर। क्या बात। अब अगर मैं फिर से एक एग्जांपल, x बाई 3, ये कितनी टर्म्स हैं? सर एक। एक। गुड। टर्म्स जो है, टर्म्स खाली मैं चेक करता हूं वो सेपरेट होनी चाहिए एडिशन से या सबट्रैक्शन से। इज दिस क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे कि इसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे एक चीज है, दैट इज हियर, जो है यहाँ पे, दैट इज द फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। फैक्टर्स ऑफ ए टर्म, ठीक है। सपोज मेरे पास, अगर मैं सपोज 9 ले लेता हूं, अगर मैं 9 को देखूंगा, अगर मैं 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं या वो चेक करूं कि 9 जो है इसको किस किस नंबर से डिवाइड होगा। सपोज 9 को 1 से डिवाइड होगा, 9 को 2 से डिवाइड होगा, सॉरी 2 से नहीं, 9 को 1 से डिवाइड होगा, 9 को 3 से डिवाइड होगा, और 9 को खुद 9 से ही डिवाइड होगा। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो नंबर जो है जो 9 को डिवाइड कर रहे हैं, ये मैं कह सकता हूं ये इस 9 के फैक्टर्स हैं। सिमिलरली और सेम केस से हम इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी देख सकते हैं। सपोज अगर मैं यहां पे लूं, सपोज ऐसे 3a, अगर मैं इस 3a को ऐसे लिखूं, देखो 3 को अलग कर दूं और a को अलग कर दूं, 3 इंटू ए दैट इज अगेन 3a। बट मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 3 है, ये 3 इस 3a को डिवाइड कर सकता है। दिस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस 3a एंड दिस a इज द फैक्टर ऑफ दिस 3a। सो यहाँ पे अगर मैं और एक लूंगा, यहाँ पे x y एंड z, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू वाई इंटू z। ये जो x है ये एक्स वाई जी को डिवाइड कर सकता है। ये x में कह सकता हूँ एक्स वाई जी का फैक्टर है, y एक्स वाई जी का फैक्टर है, या z जो है वो भी इस एक्स वाई जी का फैक्टर ही है। सो इन फैक्टर्स के बारे में जो है आगे एक्सरसाइज में और क्लियरली पढ़ेंगे। हालांकि आज हमारा सिंपली ये था कि हम जो है सिंपल सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर के बारे में। और यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, जिन टर्म्स का वेरिएबल सेम होगा वो कहेंगे लाइक टर्म्स, जिनका वेरिएबल डिफरेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अनलाइक टर्म्स। एग्जाम्पल, अब आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। मेरे पास है 2x, मेरे पास है 3x, मेरे पास है -6x। यहां देख लीजिए, इसके पास वेरिएबल x, इसके पास वेरिएबल x, इसके पास वेरिएबल x। सो ऑल दीज 3 टर्म्स आर कॉल्ड एज लाइक टर्म्स। नाउ 4x 6y 4z, यहां पे वेरिएबल है x, यहां पे है वेरिएबल z, y यहां पे है वेरिएबल z। दीज आर अनलाइक टर्म्स। Another example, suppose 2x 3x and 4x, these three are like terms because the variables are same, x and x। 2x 2y 2z, कंफ्यूज नहीं होना। कहीं पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका जो कांस्टेंट नंबर है वो सेम है, लेकिन मैंने लाइक टर्म्स के बारे में बोला कि लाइक टर्म्स में हमारे पास वेरिएबल सेम होते हैं ना कि कांस्टेंट्स। यहाँ पे है आपके पास जो है, यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल y और यहाँ पे वेरिएबल z। सो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। सो दीज आर अनलाइक टर्म्स। लेकिन ऊपर वाले के केस में इनका वेरिएबल है x, इसका वेरिएबल भी है x और इसका वेरिएबल भी है x। सो दीज आर लाइक टर्म्स। इज दिस क्लियर? रुतबा आवाज आ रही है? इज दिस क्लियर? यस सर। ओके बेटा। सो that
इज ऑल फॉर टुडे। आप एक चीज काम करोगे, इसको हल्का सा प्रैक्टिस करोगे। अब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते, लेकिन उसमें फिर कंफ्यूज हो जाएगा। अभी आप इसको पूरी अच्छी तरह से देख लो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है, इसको कैसे पहचान